कुंवारी। परण्यो रे मारो झूले पालने में झूलावन वाली। आको माने अर्थ बतारे ब्रह्मचारी। जगत में कौन पुरुष कौन नारी। आको माने अर्थ बता दे ब्रह्मचारी। जगत में कौन पुरुष कौन नारी। पंडिता घर पंडितायन बाजू साधारे घर चेली। पंडिता रे घर पंडितायन बाजू साधु रे घर चेली। मुल्ला रे घर बीबी रे बाजू। मुल्ला रे घर बीबी रे बाजू। कलमा रे पद हारी। बधु कोण पुरुष कुण नारी। केत कबीर सुरो भाई साधु। ए पद है निर्वाण। आखिर जो कोई करे खोज ना हो नर चतुर सुजाना रे। आको माने अर्थ बतारे ब्रह्मचारी। जगत में कौन पुरुष कौन नारी। ओम शांति। सबसे पहले तो सर ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आप सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, ये अभी अभी बताया। तो हम भी संस्थान की तरफ से एक छोटा सा यादगार आपको हमारे माउंट आबू से यूथ विंग के हमारे कोऑर्डिनेटर भाई साहब आए हैं, उनके हाथ से देना चाहेंगे। ये आपके लिए यादगार रहे। गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रबुद्ध गुरुजनों को मैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरु सदैव पूजनीय होते हैं। हम आपके बीच में जब भी आते हैं तो हमें अपने भी गुरुजनों की स्मृति आती है, तो हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कैसे उन्होंने भी स्वयं को कितनी सारी जिम्मेवारियों के बीच में रहते हुए आदर्शों के पाठ पढ़ाए हैं, जो आज हमें काम आ रहे हैं अपने जीवन में। चाहे कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन आदर्श जो होते हैं वो उन्हें बड़ों से मिले हुए होते हैं, वो कभी नकार नहीं सकते हैं, और वो संस्कारों के रूप में आप हमारे में भरते हैं। आज हम आपके बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2022 के दिसंबर से भारत को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लगभग नवंबर 2022 में हमारा नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर है गुड़गांव, दिल्ली में। वहाँ पे अनुराग जी ठाकुर जो युवा और खेल मंत्री है, उनका आना हुआ था, और उन्होंने संस्थान की सेवाओं को देखते हुए जो G20 के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट है, जो स्पेशली फॉर यूथ रन किया जा रहा है, वो ब्रह्मा कुमारी इसको चलाने के लिए सौंपा है। और इसी के तहत हम उनकी फैकल्टी के रूप में पूरे भारत में इन दिनों में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे है, तब इस प्रोजेक्ट की समाप्ति होगी। तो मुझे जब पता चला कि यहाँ आप सभी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैंने अप्रोच किया था सर से, कल बात परसों करके भी गई थी। तो मुझे थोड़ा समय मिले तो, क्योंकि आप लोग होनहार यूथ को ट्रेंड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आपके पास इनका जो एजेंडा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो आपकी बातों को आप उस एजेंडा के साथ जोड़ सकते हैं। तो G20 क्या है वो तो आप सभी प्रबुद्ध जन है जानते हैं कि दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों का समूह है। लेकिन G20 में केवल 20 कंट्री नहीं है, 19 देश और यूरोपियन यूनियन, जिसका प्रतिनिधि है यूके। तो यूके इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20। तो इसलिए यूके के साथ जो यूरोपियन यूनियन है उसके 27 कंट्रीज है। तो 27 + 19
तो ये 46 कंट्रीज का ये समूह है, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना, इंडिया, सभी जो सशक्त राष्ट्र है वो सभी उसमें सम्मिलित है। और अगर कहा जाए तो विश्व जीडीपी का 80% जो वहन कर रहे हैं, 80% जिस पर जीडीपी डिपेंड है विश्व की, वो यही 46 कंट्रीज है। वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो विश्व व्यापार में भी मोर देन 75% जिनका हिस्सा है वो ये 46 कंट्री है। और ऐसे सभी देशों के समूह का प्रेसिडेंसी भारत को मिलना ये अपने आप में गौरव की बात है। और जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन है तो वहां एक वीटो पावर चलती है। 5 ऐसे देश हैं जो वीटो के तहत निर्णय ले लेते हैं, बाकी सारे कंट्रीज को पूछने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन द स्पेशलिटी ऑफ G20 ये है कि G20 में जब तक प्रत्येक देश सहमति न दे तब तक कोई भी फैसला नहीं होता है। तो ये सभी समस्त देशों का फैसला होना कि भारत हमारा प्रतिनिधित्व करे 1 वर्ष के लिए, ये भी अपने आप में एक भारत के दुनिया में बढ़ते वर्चस्व की एक पहचान है, इसलिए भी हमें खुशी है। तो Y20 में युवाओं के लिए जो एजेंडा है वो इस तरह का है, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स। इन 3 विषयों पर भारत भर के युवाओं से डायलॉग हो रहे हैं और उसमें उन सभी देशों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स भी भाग ले रहे हैं। हम भी यहाँ चाहते हैं तो उन डेलीगेट्स को हम यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं गर्मी का टाइम है तो हम लोग इस समय उनकी अरेंजमेंट यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। वरना हमारे बहुत सारे कैंपस में जब G20 के अंतर्गत Y20 प्रोग्राम हुआ तो कई देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हुए थे। अब भारत के युवाओं के बीच में इस एजेंडा की बात करना अपने आप में बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि जो 46 कंट्रीज है उसमें से एक चाइना को अलग कर दें तो बाकी के 44 कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी और भारत के युवाओं की आबादी दोनों इक्वल है। भारत की पॉपुलेशन में उतने युवा है जितने 44 कंट्रीज की टोटल आबादी है। तो इसलिए भारत के युवाओं के बारे में बात करना या उनको भारत के युवाओं में इंटरेस्ट होना ये एक लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व का बहुत बड़ा व्यापार भारत के युवाओं की वजह से भी चलता है। खास करके आजकल की जो चीजें हैं, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही कर रहा है ना, चारों तरफ मार्केटिंग कहाँ होना है, तो इसलिए भी शायद इंडिया को पसंद किया गया है। एक बहुत बड़ा मार्केट है हम। अब हेल्थ, वेलबींग और स्पोर्ट्स युवाओं से जब संवाद करते हैं तो उनसे एक रिपोर्ट भी ली जा रही है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एजेंडा, क्या आपका ओपिनियन है। केवल एक तरफ से सुनाया जाए तो हम समझते हैं कि आज का युवा क्लासरूम में बैठ के लेक्चरर की भी सुनता नहीं है, माता पिता की भी सुनता नहीं है। तो उनके बीच में सुनाने का एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक डायलॉग है कि उनसे जाना जाए कि आपको अपनी हेल्थ को बेटर बनाने में क्या दिक्कतें आती है, क्या आप अवेयर है अपनी हेल्थ के लिए, वेलबींग से आपका क्या मानना है, किसको हम वेलबींग कहें, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत में क्या संभावनाएं हैं और क्या अभी तक रुकावटें हैं। आज हम जानते हैं कि देश में बहुत सी जो यंग जनरेशन है वो गांव में रहती है, तो गांव में पर्याप्त साधन, कोच स्पोर्ट्स के लिए मिलते नहीं है। नहीं तो हमारे युवाओं के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन संसाधन नहीं मिलते तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना कि और देशों में 5 साल के बच्चे को पूरी तरह से
संसाधन मिल जाते हैं, उनके ऊपर मेहनत की जाती है, क्योंकि हमारा देश गरीब भी है। हेल्थ की भी बात करें तो वैसे कहते हैं WHO की तरफ से कि लगभग 900 लोगों पर तो एक डॉक्टर होना ही चाहिए। अगर किसी जगह की हेल्थ सिस्टम को ठीक मेंटेन करना है तो 900 की पब्लिक पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन भारत का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो शहरी लेवल पर भी लगभग 1400 लोगों पर एक डॉक्टर है, वो भी शहरी लेवल पर। ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आप जानते हैं कि एक डॉक्टर बनने के बाद कौन गांव में रहना पसंद करता है। वो भी सोचता है मेरे बच्चे भी तो कॉन्वेंट पे पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, तो हर कोई भाग के कहाँ आ जाता है, शहरों में। तो गांव वाले तो वही बेचारे नर्सिंग स्टाफ और उनके ही भरोसे होते हैं। उनको प्रॉपर डायग्नोस होना, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना वो तो मिलता नहीं। इसलिए भी हमारा हेल्थ सिस्टम कभी बहुत पुअर होता है। तो इससे तो अच्छा है, जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप इलाज की सोचें, इससे अच्छा है कि हेल्थ को इंप्रूव करें। आप बीमार पड़े ही ना, ये ध्यान देना है। तो जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जीवन शैली थी, उसमें हम थोड़े ज्यादा स्वस्थ थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी दिनचर्या में, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज आज खड़े होने लगे। गांव में भी ब्लड प्रेशर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, शुगर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जबकि वैसे शहर में रहने वालों को बोलते कि आप पैदल नहीं चलते, पैदल चलिए आपकी शुगर ठीक रहेगी। लेकिन गांव वाला रोज व्यक्ति पैदल चलता था, निश्चिंत जीवन थी। लेकिन आज गांव में रहने वाले को भी मन की आपाधापी उतनी बढ़ गई है, इसलिए वो भी अनेक ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे। यंगस्टर भी, जो बीमारी 60+ में होती थी, आज 14-15 इयर्स के यंगस्टर्स को भी वो बीमारियां हो रही है। सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही, कई सारे इश्यूज है। विस्तार में हमारे भाई साहब आए हैं, आपको बताएंगे। इसलिए क्योंकि आज एक दिन के लिए इनका विशेष आना हुआ, तो इसलिए कल मैंने आपसे मना भी किया। मैंने कहा कि नेक्स्ट डे हम रखेंगे तो थोड़ा अधिक लाभ मिलेगा। तो हमारे बीच में आदरणीय भ्राता जीतू भाई, जितेंद्र जी और रवि भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू, जो पांडव भवन कैंपस है, पिछले 28 सालों से आप वहां रहते हैं, नासिक के रहने वाले हैं और आपने स्पिरिचुअल हेल्थ और काउंसलिंग में MSc किया है और आप एक काउंसलर के रूप में, रजिस्टर्ड काउंसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से युवाओं को आपने, जो इस तरह से लो फील करते हैं, उदास हो जाते हैं, फेल्यूर का सामना नहीं कर पाते हैं, मरने की सोचते हैं, उनको आप अपने मार्गदर्शन देते हैं और राजयोग के द्वारा कैसे उसको हम रोके। आप 1992 से हेडक्वार्टर माउंट आबू में सेवा में हैं, यानी अपनी काफी छोटी एज से आप आए थे। और वैसे तो आप 4 साल के थे तभी आपके परिवार में ब्रह्मा कुमारी का ये राजयोग का परिचय इनको मिला था। इनके छोटे भाई है, वो भी प्रोमिनेंट डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, MD रेडियोलॉजिस्ट है। और आप ब्रह्मा कुमारी की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है यूथ विंग, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उसमें यूथ विंग के आप हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं देते हैं। और आपने माउंट आबू हेडक्वार्टर में जो भी सेवा में सेवाधारी आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं, उनका भी मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपको दिल्ली के केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मानव अधिकार, उसमें विशेष जन जागृति की सेवाएं आपके द्वारा दी जा रही है और लाइफ प्राइड अवार्ड से आपको उन्होंने सम्मानित भी किया है। आप सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, कोरोना काल में WHO के द्वारा आपको विशेष इस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा
हेल्थ इश्यूज के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी। लोग बहुत डर रहे थे, बहुत प्रकार से घरों में ट्रेजेडी हुई थी, कईयों के परिवार के मेंबर्स जो हैं वो उनकी कैजुअलिटी हो गई तो पीछे अनाथ हो गए थे बच्चे। तो आपने कई जगह जाकर उस समय भी मोटिवेशन दिया। माउंट आबू में जितने भी यूथ के हमारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे इग्नाइट द यूथ, अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट हुआ था, उसमें युवाओं को पार्लियामेंट की बातें डिस्कस करने का, और स्पिरिचुअल पार्लियामेंट थी वो। ये सारे कार्यक्रम आप करते रहते, विदेशों में भी, यूरोप, यूके, बहुत सारे कंट्रीज में जाकर के भी आपने अपनी सेवाएं दी है। तो ऐसे भ्राता जीतू भाई आज हमारे बीच में हैं, तो युवाओं के इस एजेंडा पर आप अपने विचार रखेंगे। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू आप सभी को। और सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को बहुत बहुत दिल से नमस्कार। ओम शांति। मेरे मम्मी और पापा दोनों भी टीचर थे, अभी रिटायर हुए हैं, और इसलिए मैंने काफ़ी नज़दीक से आप सबका जीवन देखा है, एक तो टीचर के रूप में भी, और उनके बच्चों को वैसे पालना करते हैं, संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके रूप में भी तो काफ़ी नज़दीकी महसूस करता हूँ। और एक प्राउड भी फील करता हूँ कि इस जन्म में ऐसे माँ बाप मुझे मिले जो मतलब टीचर के रूप में ज्ञान के आधार से तो भरपूर थे, और साथ साथ में आध्यात्मिक फील्ड में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। तो उनके संस्कार बचपन से ही इस जीवन में मिले, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और आप सबके बीच में भी आकर वही भाग्यशाली फिर से अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे दीदी ने कहा कि G20 का एक घटक Y20, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं। तो जब युवाओं के लिए कार्य होते हैं, युवाओं का एज होती है 14 to 30 लगभग। तो आज आपके सामने हम क्यों आ रहे हैं और आपको ये बात क्यों बता रहे हैं? आपके साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस वयोगट के होते हैं, मानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि एक युवा से अगर हम बात करते हैं, एक युवा का जीवन चेंज होगा तो एक व्यक्ति का जीवन चेंज होगा। लेकिन वही चीज अगर अध्यापक समझ जाए, और अध्यापक अगर अपने जीवन में बच्चों के जीवन में लाने का प्रयास करे, तो कम से कम 4 जनरेशन का उद्धार हो जाता है। इसलिए आप ये कर्तव्य तो है ही कर ही रहे, लेकिन उसके साथ में जिम्मेवारी भी इतनी बड़ी है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, धन्यवाद है, जो आप इतनी जनरेशन्स को तैयार कर रहे हो। बाकी जैसे देखा कि अभी ये हेल्थ, वेलबींग, स्पोर्ट्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस टॉपिक रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, इतने लाखों करोड़ों बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। उसमें से कितने नौकरी पाते हैं, कितने नहीं पाते, वो आगे की बात है, लेकिन पास आउट तो हो ही रहे। लेकिन फिर भी जीवन तो नहीं सुधर रहा है उनका। इसका एक रीजन मुझे समझ में आता है कि हमारी जो भारत की पहले की जो शैली थी अध्ययन की, वो काफी डिफरेंट थी, और अभी हम एकेडमिक स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा कि 1811 में जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला, उस समय भारत में 6,30,000 7,30,000 स्कूल थे। ये स्कूल थे, गुरुकुल थे, जबकि उस समय 7,50,000 गांव भारत में थे, हर गांव में लगभग एक गुरुकुल था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो धीरे 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 उन्होंने गुरुकुल के ऊपर बैन लगा दिया, वो सिस्टम को खत्म किया, फिर स्कूल खोलना शुरू किया, और आज ये हालत है कि स्कूल्स तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वो लुप्त हो गई। उसमें खास करके 3 चीजें थी। सबसे पहले थी अध्ययन, मतलब लर्निंग, उसके बाद में चर्निंग, और उसके बाद में मेडिटेटिंग। तो तीनों चीजें थी, तीनों चीजें ही आपके सामने, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि हर चीज उस 3 माध्यम से गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और इसलिए जो बच्चे तैयार होते थे वो परिपूर्ण होकर तैयार होते थे, जो जिनको जिस अपने जीवन में जो चीज आवश्यक है उसके आधार से तैयार होकर बाहर निकलते। अभी हम
बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो बात करेंगे, लेकिन जब टीचर्स की बात आती है तो आप सबने भी अध्ययन किया होगा, नोटिस किया होगा कि बच्चे जो आप पढ़ाते हैं उससे ज्यादा जो पढ़ाते हैं वो केवल पेपर पे लिखेंगे वो लोग, लेकिन आपका जैसा व्यक्तित्व है वैसा व्यक्तित्व उनके जीवन में प्रिंट होता है। अभी भी मुझे याद आता है, आप सभी बहुत प्रबुद्ध है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस साल के 3 वेल्दिएस्ट पर्सन, सबसे अमीर पर्सन, इनके नाम आते हैं किसी को? सबसे अमीर पर्सन इस साल में घोषित हुए। चलो 1 आया, 3 आते हैं। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इस साल जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुई लगातार 3 साल में, मिस यूनिवर्स चुनी गई, वो तीनों मिस यूनिवर्स के नाम याद आते हैं किसी को? 3 साल की 3 मिस यूनिवर्स नहीं आते ना? अच्छा चलो, अभी आप टीचर से तीसरा सवाल। पिछले साल 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिली। नोबेल प्राइज के किसको मिली, उनके नाम है किसी के पास? लास्ट ईयर मिली 3 लोगों को, नहीं आता है ना? चलो अभी ये 3 क्वेश्चन अलग करते हैं। दूसरे 3 क्वेश्चन, आप अभी जैसे सर यहाँ गीत गा रहे थे, बहुत अच्छा गीत गाया, अभी उनकी रिटायरमेंट की एज है। अगर अभी भी आपको पूछो कि आपके बचपन में जो 3 टीचर थे जिन्होंने आपको पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में, याद आते हैं? किस किस को याद आते हैं? लगभग सभी को याद है। ऐसे 3 लोग जो आपके जीवन में बहुत मुसीबत थी, उस समय किसी ने आकर थोड़ा सा कुछ मदद कर लिया, याद आते हैं? याद आते हैं ना? ऐसे 3 लोग जो जीवन में चलते चलते कुछ ना कुछ शिक्षा देके गए, चाहे कुछ धोखा देके भी गए होंगे, चाहे कुछ अच्छा करके भी गए होंगे, लेकिन शिक्षा देके गए, याद आते हैं? देखो वो जो 3 थे दुनिया के सबसे फेमस पर्सनैलिटीज, लेकिन हमें किसी को भी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। न्यूज पढ़ लेते हैं, न्यूज सुन लेते हैं, उसी समय पूरा हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इंपैक्ट डाला है, जिस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में इतना सा भी चेंज आया है, वो व्यक्ति लाइफ टाइम हमारे बुद्धि में रहता है। तो इस घटना से, इस बात से एक चीज भी होती है कि जो चीज मेरे जीवन की जो चीज सामने वाले के जीवन भर इंपैक्ट डालने वाली है, तो मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए? मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का एक एक एक्शन, एक एक बोल, एक एक कर्म ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो सामने वाले जीवन भर उसको भूलने वाले नहीं है। इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है। इसलिए उसमें पहला सेक्शन जो आता है ना, इसमें जो UI20 में लिया है, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे आप में से बीपी किसी को है? बीपी की प्रॉब्लम है किसी को? मोस्टली होगी, कोई बताएंगे नहीं बताएंगे, मोस्टली बीपी की प्रॉब्लम है। शुगर भी है। बीपी शुगर ये तो आजकल जैसे सर्दी बुखार जैसा हो गया है, तो ये चीजें तो होती है। उसके बाद आता है, उसी का बड़ा रूप हो जाता है हार्ट अटैक के रूप में, हार्ट डिसीज के रूप में। वो भी आजकल इतना ज्यादा हो गया है बाहर, और कोई ये नहीं कह सकता है कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है, इसको नहीं आ सकता है। किसी को भी कभी भी आता है। और अभी 3 सालों में तो देख रहे हैं कि साइलेंट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ गया। चलते चलते, नाचते गाते अचानक अटैक आता है, चला जाता है। तीसरी चीज जो युवाओं में खास करके ज्यादा है, वो है डिप्रेशन। उनको किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन है। डिप्रेशन होता है 5वीं चीज से, तनाव से।
तनाव तो हर एक व्यक्ति का एक अभिन्न अंग बन गया है, हर एक के लाइफ में, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये सारों पांचों जो बीमारियां हैं, लगभग हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? लाइफस्टाइल। सिंपल एक से एक वर्ड में अगर बताया जाए तो सारे का रीजन लाइफस्टाइल है। सारे इसको कहा ही जाता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसीजेस मेडिसिन से केवल क्यूर हो सकते, प्रिवेंट नहीं हो सकते। हाँ, इनसे अगर बचना है तो हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज करना सबसे बड़ा उपाय है। और आप जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन से टीचर्स की लाइफ नजदीक से देखता हूं, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी लैप्स भी है, कमजोरी भी है। बुरा नहीं मानिए, लेकिन कमजोरी है जो मैंने नोटिस किया है कि आप अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, समाज के लिए बहुत टाइम देते हो, संपूर्ण जीवन दे देते हो। बच्चों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो भी सॉल्यूशन देने के लिए तैयार रहते हैं टीचर्स, लेकिन खुद के लिए थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। इसलिए खुद के लिए थोड़ा सा अगर अटेंशन देवे ना, किसी को कहेंगे वेलबींग। वेलबींग मतलब कि मैं अपने कर्मों में, अपने अपने क्षेत्र में ना अच्छा सुचारू रूप से उसको सुधार ला रहा हूं। ये सारे लाइफस्टाइल सुधारने के तरीके हैं वेलबींग जिसको कहते हैं। उसमें आता पहला फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग माना शारीरिक रख रखाव, हमारे शरीर का रख रखाव, और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी। हम जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता है, वो वर्क एक्टिविटी में आता है। फिजिकल एक्टिविटी वो होती है जो हम कॉन्शियसली अपने शरीर के द्वारा थोड़ा सा प्रयास करें। कोई किसान है, किसान जाके खेत में बहुत काम कर रहा है, वो उसका वर्क एक्टिविटी है। लेकिन घर से निकल के खेत तक जाता है, उसके बाद में वहां से वापस आता है, कॉन्शियसली जाता है कि मुझे पैदल चलना है, पैदल आना है, वो उसकी हुई फिजिकल एक्टिविटी। तो वेल बीइंग में हमें अपने जीवन में ऐसा एक कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी का प्रयोग शुरू करना चाहिए आज से, ताकि मेरे जीवन में ये जो डिसीजेस है ये मिनिमम इम्पैक्ट करे। तो मैं एक अनुभव के आधार से बताता हूं कि एक व्यक्ति को, एक माता को कैंसर डायग्नोस हुआ, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया कि फिजिकल एक्टिविटी शुरू किया, घर में योगा करना शुरू किया था 2 साल से। उसको पता नहीं कि उसको कुछ बीमारी है, एकदम स्वस्थ थी। 2 साल से योगा करना शुरू किया और 2 साल के बाद अचानक ये हुआ कि उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। कैंसर डायग्नोस हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था, सक्सेसफुल होके बाहर आई। जब बाहर आई तो 8 दिन में वो स्वस्थ हुई। उसके बाद में थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन के लिए टाइम लगा, लेकिन अभी अच्छी तरह से स्वस्थ है। तो डॉक्टर ने उनको ये कहा कि आपके जैसे कम से कम 15 केसेस उनके पास आए उसी समय में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में केस अच्छे से वर्स्ट हो गई, लेकिन इनमें रिकवरी रेट इतना ज्यादा हुआ, रिकवरी चांस इतना ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें 2 साल से जो योगा लाइफस्टाइल फॉलो की, उसके कारण अंदर की इम्यूनिटी और जो हीलिंग पावर बढ़ गई थी। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा समय 20 मिनट अगर फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम देंगे ना, तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके साथ में जितनी जनरेशन आएगी, जितने स्टूडेंट्स आएंगे, आपसे फॉलो करेंगे। आप भी नोटिस करते होंगे, बच्चे देखते हैं कि हाँ ये सर एकदम फिट है, इनके जैसा मुझे बनना है, इसे वो भी बोलते ही है बच्चे, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। दूसरा, ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां है उसका सबसे मेन कारण ये होता है मानसिक तनाव, इमोशनल डिस्टर्बेंस। जहां जहां इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ है तो सारी बीमारियां आने लगती, साइकोसोमेटिक डिसीज जिसको कहते हैं, कि इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण सारी बीमारियां आने लगती। हम फिजिकल एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस के लिए कितना ध्यान दे रहे हैं?
कई बार तो भाइयों के लिए कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है ना भाई। महिलाएं तो रो के अपनी इमोशंस निकाल देती है, लेकिन मर्द अंदर ही अंदर रखता है, इसलिए हार्ट अटैक का प्रमाण पुरुषों में ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि इनको थोड़ा सा स्ट्रेस झेलने की जैसे आदत भी होती है और झेल सकते हैं। हम लोग थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना जरूरी है। इसलिए वेल बीइंग ये शब्द है ना, इमोशंस को कट नहीं करना है, लेकिन इमोशंस को सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी हमारी लाइफ अच्छी बनेगी, सुदृढ़ बनेगी। तीसरी जो वेल बीइंग की बात आती है, डिजिटल वेल बीइंग। आजकल हमने देखा है कि मोबाइल्स और इंटरनेट इतना ज्यादा हुआ है, और आजकल के जो लड़के हैं, नए जनरेशन जो है, वो तो एडिक्ट है। 4 दिन पहले की न्यूज सुन रहा था, तो उसमें कहा कि 21 करोड़ इंटरनेट यूजर भारत में है, तो यंग पीपल्स 21 करोड़ है, और 21 करोड़ में से 17 करोड़ एडिक्टेड है। एडिक्शन किसको मानेंगे? एक सिंपल फॉर्मूला उन्होंने दिया कि एडिक्शन किसको मानेंगे। आप भी आपस में चेक कर सकते हो, अपने बच्चों से भी चेक कर सकते हो। बैटरी, अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है तो आदमी को इरिटेशन हो जाता है, अरे मोबाइल बैटरी डाउन हो गई, अभी कैसे होगा कैसे। इरिटेशन हो गया मतलब वो एडिक्ट हो गया है। कई बार है ना, मैसेज नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन स्क्रीन खोल के वापस बंद करते हैं, स्क्रीन खोल के वापस बंद करते हैं, मतलब वो एडिक्ट हो गया है। कई बार मैसेज करते हैं किसी को, सामने वाले से अगर सडन रिप्लाई नहीं आया तो इरिटेशन हो जाता है, तो मतलब हम एडिक्ट हो गए। कई बार हम इस पे फेसबुक पे या सोशल साइट पे कुछ पिक्चर डालते हैं, तो मुझे जितने लाइक्स मिले उससे ज्यादा दूसरों को मिले, तो उसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं। उसी को भी एडिक्शन कहते हैं। इसी का नाम दिया है नोमोफोबिया। एक प्रकार का फोबिया क्रिएट हो जाता है, नोमोफोबिया, और उसका एक सिम्टम्स है, उसको का नाम दिया है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो दुनिया से पिछड़ जाऊंगा। और इसलिए अगर आप लोगों ने आपका मोबाइल ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक एप्लीकेशन दिया हुआ है वेल बीइंग, लेकिन कोई उसको ऑन नहीं करता है। उसमें लगभग सबके मोबाइल में लगभग होगा, नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपका सोने का समय, उठने का समय सब कुछ दिया हुआ है, और सोने के समय में आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर हम सही समय पे सही समय सो जाएंगे, सही समय बंद करके सो जाएंगे, तो हम एडिक्शन से बच सकते हैं। बच्चों में क्या होता है, बच्चे टीचर्स को और माँ बाप को देख के मोबाइल देखना शुरू करते हैं। इसलिए हम अगर उनके सामने थोड़ा सा अवॉइड करें ना मोबाइल यूज करना, तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बहुत सिंपल चीज हमको लगती है, लेकिन वो लाइफ टाइम उनके लिए एक एडिक्शन बन जाती है, और उसके कारण हम बन जाते हैं। तो डिजिटल वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम मिनिमम यूज करें। यूज तो करना ही है, उसी के आधार से काम चलना है, उसी के आधार से व्यवहार भी होना है। आजकल का सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए उसके बिना ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन हम जितना आवश्यक है उतना ही करें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सोने के बाद 20 मिनट हम मोबाइल या टीवी टच ना करें। उठने के बाद उठने के बाद 20 मिनट मोबाइल या टीवी टच ना करें, और सोने से पहले 20 मिनट कम से कम इतना तो शुरू कर सकते हैं। इतना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम इससे डी एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमको ही पता नहीं कि हम कितने एडिक्ट हो गए। और होता कुछ नहीं है, वही न्यूज रिपीट देखेंगे, वही मैसेज हम रिपीट देखते हैं, कोई नया तो होता नहीं है, लेकिन उसी में हम अपनी सारी नींद भी डिस्टर्ब करते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब करते हैं। तो ये थर्ड हो गया डिजिटल वेल बीइंग। फोर्थ सबसे ज्यादा आजकल हो रहा है वेल बीइंग इन रिलेशनशिप। आपस के संबंधों में कैसे हम अच्छे संबंध बनाए, सुधार कैसे बनाए। मोबाइल से और संबंधों से एक चीज मुझे याद आती है। थोड़े दिन पहले एक केस हुई थी जयपुर में, तो दोनों का आपस में डाइवोर्स की केस हो गई। तो लड़की को पूछा कि डाइवोर्स का कारण क्या है, क्यों चाहिए डाइवोर्स। तो उसने एक सिंपल चीज बोली, लेकिन हंसी की भी है, लेकिन ये फैक्ट है आज की।
उसने बोला इसको मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड मांगा, इसने नहीं दिया, इसलिए इसके साथ मुझे रहना ही नहीं। पासवर्ड एक साधन बन गया, लेकिन उसके कारण आपस में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, इसलिए उनके रिश्तों में दरार आ गई। इसलिए हमारे रिश्तों को, हमारे रिलेशंस को, जो भी हमारे कनेक्शन में है, हम उतना इंपॉर्टेंस देंगे, उतना टाइम देंगे। मेन तो होता है टाइम देना। हम टाइम ही नहीं दे पाते, बाकी सब कुछ दे देते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम देना शुरू करेंगे तो हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट वेलबींग जो होता है वो होता है स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसको हमने पूरी तरह से मिस कर दिया है। हम अपने आप को भूल गए, अपने प्रोफेशन को, अपने आप को समझ लिया, मेल फीमेल समझ लिया, लेकिन सब कुछ चीजें भूल गए। तो स्पिरिचुअल वेलबींग इतनी आवश्यक है। तो जैसे कहा आपको, जो 20 मिनट का जो पैच आपको शुरू से बता रहा हूँ, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे इमोशनल के लिए, चाहे डिजिटल के लिए, जो 20 मिनट का पैच है, वही 20 मिनट का पैच हम स्पिरिचुअल के लिए भी दे सकते हैं कि वो समय केवल मेरे अपने लिए है, मुझे अपने शक्तिशाली बनाने के लिए। जब हम शक्तिशाली बनेंगे तो हमें देख पूरा समाज शक्तिशाली बनेगा। ये सारी जो चीजें है ना, उसको थर्ड जो कनेक्ट होता है स्पोर्ट का। खेल होता है ना, कोई भी खेल खेलते हैं उसमें सब कुछ होता है, कंपटीशन भी होती है, एनर्जी भी होती है, एग्रेशन भी होता है, लेकिन सबके बाद जब मैच फिनिश हो जाती है उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो दोनों टीम के प्लेयर्स आपस में बैठ के भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, दोस्ती जैसा रहते हैं। तो वही चीज हमारे लाइफ में कैसे आ गई? हमारे लाइफ में तभी आ सकती है जब हम अपने जीवन को कोई ना कोई ओपन स्पोर्ट्स या ओपन जो एक्सरसाइज होती है, जो खुले वातावरण में कर सकते हैं, उसको अगर स्थान देंगे ना, तो हम अपने जीवन में स्पोर्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स आ गया कि हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम आधे हो जाएंगे, क्योंकि खेल ही ऐसा चीज है। मैं अपने जीवन का खुद एक उदाहरण आपके सामने शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, मैं एकदम ऐसे शर्मीला टाइप का पर्सन था। थोड़ा भी बोलने का डेयरिंग नहीं था, बिल्कुल। क्लास में भी बैठूंगा, सबसे लास्ट में बैठूंगा कि टीचर मुझे कोई क्वेश्चन ना कर ले। बोलना ही नहीं आता था। फिर जब ये यूथ विंग की सेवाएं करना शुरू किया तो जरूरत महसूस की कि मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। कैसे भी करके कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। तो किसी ने मुझे गाइड किया, वो चीज मैंने अपने जीवन में अपनाई। किसी ने कहा कि तुमको क्या पसंद है? मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट पसंद है। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद में जब मैच होती है तो कैप्टन से बोल के, जो लास्ट की ओवर होती है जिसमें हार जीत का फैसला होना होता है, उस ओवर को मैं खुद मांग लेता था बॉलिंग करने के लिए कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं। और कई बार हारा भी, कई बार जिताया भी, लेकिन जो चीज ने मुझे जिताया उसके बाद में वो कॉन्फिडेंस अपने जीवन में आया कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी कर सकता। उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। इतना स्पोर्ट का अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे ना, वो सभी हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे। आजकल तो वेल्दी भी होते हैं, स्पोर्ट्स में तो वेल्थ बहुत है, और फिर स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहता है। बाकी ये जो आजकल देख रहे हैं, लास्ट में कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आजकल ये देख रहे हैं ना, हार्ट अटैक्स आते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं। तो उसका कारण जो साइलेंट हार्ट अटैक का है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, स्पोर्ट्स पर्सन को, म्यूजिशियन को, सिंगर को, एक्टर्स को हार्ट अटैक ऐसा आ रहे हैं। उसका कारण वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम में भी जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स ने थोड़ा सा डायग्नोस किया वो चीज को, तो डॉक्टर्स ने पाया कि ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका भी एक समय होता है। किसी भी समय में अगर हम जिम में चले जाएंगे तो हमारे ब्रेन के ऊपर वो असर करता है। इसलिए आप शुरू में देखेंगे ना, जब जो कुश्ती के अखाड़े वगैरह होते थे तो सवेरे सवेरे लगते थे वो, रात को कोई अखाड़ा नहीं लगता था कहीं भी। तो सवेरे सवेरे जब हम एक्सरसाइज करते तो एनर्जी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और सारे दिन में हमें एक्टिवनेस रहती है। रात को अगर करेंगे तो हम सो जाएंगे, लेकिन ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और फिर उसके कारण सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर होगा, उसके कारण हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ गया। इसलिए एक्सरसाइज करो तो भी उसका एक समय होता है, समय के आधार से करेंगे तो ज्यादा बेटर होता है।
ताकि जितना हम कंफर्ट में जीना शुरू करेंगे ना, उतना ही प्रॉब्लम्स को भी हम इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपना कंफर्ट लेवल से थोड़ा सा हटके अगर हम अपने लिए समय देंगे तो वो समय केवल आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए है, आपके स्टूडेंट्स के लिए है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, नेक्स्ट 4 जनरेशन के लिए है। इसलिए आप अगर 20 मिनट देंगे तो 20 मिनट केवल आपके एक के लिए नहीं है, तो पूरे भारत का एक भविष्य उस 20 मिनट से चेंज हो सकता है। और यही उद्देश्य है Y20 का। इसके माध्यम से भारत सरकार का और सभी का एक उद्देश्य है कि भारत विश्वगुरु बने। और विश्वगुरु तब बन सकता है जब इससे जुड़ा हुआ एक एक पर्सन विश्व के लिए कुछ न कुछ एक कदम उठाए, और हम लोग कर सकते हैं। आपका एक कदम 100 कदम बन जाएगा, क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट्स जुड़े। आप सबने बहुत ध्यान से सुना और आशा करता हूँ कि यहाँ से आप अपने अपने जगह पे जाएंगे। तो अपने अपने जगह जाने के बाद आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए प्लीज थोड़ा सा अटेंशन देकर, थोड़ा सा अपने लिए विंडो निकाल कर ये चारों पांचों वेल बीइंग का अगर अटेंशन रखेंगे ना, तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसमें से जल्दी से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं एक आत्मा हूँ, उस आत्मा को अपने मस्तक में एक लाइट के रूप में महसूस करना है। शरीर से अलग है हम, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ऐसे मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं। तो भाई साहब का हम धन्यवाद करते हुए अपने आप से जुड़ेंगे। तो सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ जुड़े हों, चाहे ऐसे गोद में। इससे एक साइकिल होता है जो क्लोज रहता है, ये साइकिल बनता है। ये जब आपको विश्व के लिए प्रार्थना करनी हो, किसी को शांति का, योग का दान देना हो, तब आप ऐसे बैठे। जब खुद के लिए मेडिटेशन करो तो ऐसे बैठो। ये मेडिटेशन एक साइंस है। तो आंखें हम लोग खुली रखते हैं, तो यहाँ बीच में एक ज्योति बिंदु का निशान है। अगर आपको सहज लगे तो आप बिंदु पर अपनी खुली आंखें एकाग्र कर सकते हैं। नहीं तो आंखें बंद करने से आपको अच्छा लगता है तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है खुली आंखों से एकाग्रता ज्यादा होती है। बंद आंख होने पर बाहर का भी सब कुछ दिखता है। मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मेरी चप्पल कहाँ पड़ी है, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। बाहर विचार आता है, गर्मी कितनी है। आंखें खुली होगी तो आप जो सोचेंगे, जो देखेंगे, उसी में आप फोकस्ड हो सकते हैं। तो चलिए हम कुछ वक्त चिंतन करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। श्वासों को लेते हुए महसूस करें, श्वासों को छोड़ते हुए भी श्वास को महसूस करें। अगेन लंबी गहरी श्वास, पूरे फेफड़े को श्वास से भर लिया। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। अब महसूस करें अपने दोनों पैर के पंजे को आपको रिलैक्स करना है। एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। घुटनों तक के दोनों पांव को महसूस करें। घुटनों तक मेरे दोनों पांव रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स। कमर तक की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। कंधे तक अपने आप को गहरी सांस लेते हुए फिर रिलैक्स कर दें। अब अपना ध्यान मस्तक के मध्य दो आंखों के बीच
भ्रुकुटी में एकाग्र करना है। मेरा पूरा शरीर अपनी जगह स्थिर है। मैं छोटा सा ज्योति का सितारा मस्तक के मध्य ब्रेन के अगले हिस्से में विराजमान हूं। मैं ही इस शरीर की चेतना आत्मा हूं, प्राण ऊर्जा का मालिक हूं। इस शरीर से जो भी कुछ अब तक किया मैंने किया। शरीर केवल माध्यम है। मैं एक शक्ति हूं। मैं शांत हूं। मैं एकाग्र हूं। मुझ में अनंत शक्तियां हैं। मैं इस धरा पर परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। परमात्मा की सुंदर रचना हूं मैं। इस धरा पर मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। मुझे अपने जीवन के मकसद को ढूंढना है, पाना है। कहीं जीवन यूं ही नहीं बीत जाए। मुझे वो करना है जिसके लिए मैं इस धरा पर आया हूं। चारों ओर का वातावरण भी शांत है, स्थिर है। अब नजर डालें जीवन में जब जब भी कुछ प्राप्ति हुई, खुशी मिली, प्रशंसा मिली, उसके पीछे क्या था? मेरा कोई विशेष गुण था, मेरी मेहनत थी, मेरी कला थी, मेरी विशेषता थी। आज भी मुझ में अनेक गुण, अनेक कलाएं, खूबियां हैं। मैं उन खूबियों के साथ इस संसार में आया हूं। कभी कभी कुछ असावधानी, गलती, गफलत भी होती है। यह मेरी वीकनेस भी है। कभी जोश, कभी तनाव, कभी कड़वे बोल, कभी अहंकार, कभी जिद में मैंने इस जीवन में कुछ नुकसान भी किया है। मैं पुनः शक्तिशाली होना चाहता हूं। चले कुछ देर के लिए अपने को रिचार्ज करते हैं। इस देह को यहां ही स्थिर रखकर अपने कॉन्शियस को थोड़ा ऊपर की ओर ले चलें। अनंत ऊर्जा ब्रह्मांड में, सारे विश्व में परमात्मा की फैली हुई है। मैं आसमान से भी ऊपर उस परम शक्ति से मुलाकात करने चलती हूँ।
हल्का महसूस करें अपने आप को, जैसे एक पंछी उड़ रहा है। परमात्मा की शक्तियों को भरने, अनंत ऊर्जा अपनी किरणों से फैला रहे हैं। परमात्मा उस शक्ति के स्रोत है। आपको परमात्मा के सानिध्य में पहुंचना है। शांति के क्षणों में मन एक वाहन बन जाता है। महसूस करें परम शक्ति के बहुत करीब हैं आप। अपॉइंटमेंट मिली है आपको। परमात्मा से असीम प्यार और शक्तियां बरस रहे हैं। उन शक्तियों को, उन किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करें। मैं परमात्म शक्तियों को रिसीव कर लूं और अपने गुण और शक्ति को और अधिक बल भरूं। परमात्मा से कुछ बातें करें। हे प्रभु, मैं जो हूं जैसा हूं, आप मुझे जानते हैं। मैं जो भी हूं, आपकी भी बड़ी कृपा है मुझ पर। और भी जीवन में मुझे अपने ऊंचे लक्ष्य को पाना है। आपकी शक्तियां मुझ पर मिलती रहे। मैं आपकी ही रचना हूं। परमात्मा से एक वायदा भी करें। जिस उद्देश्य से आपने मुझे बनाया है, धरती पर भेजा है, मैं अवश्य उसे पूरा करूंगा। वायदा करें। शांति के इन क्षणों में हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। शक्ति भरे अपने में और इन शक्तियों को लेकर पुनः यात्रा करें धरती की ओर। पुनः अपने को मस्तक के बीच दो आंखों के मध्य महसूस करें। मैं शुद्ध आत्मा शक्ति से संपन्न हूं। और अपने आप से भी एक वायदा करें, जो लक्ष्य जीवन में रखा है उसे पूरा करने में समस्त शक्तियों को एकाग्र करके लगेंगे। जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। मुझे विश्वास है खुद पर। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं जो चाहूं बन सकता हूं। आई एम पीसफुल एंड पावरफुल बीइंग। सब मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी श्वास लेकर छोड़ते हुए। ओ
दोनों हथेलियों को रगड़कर ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें।